नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक गंभीर खबर के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में सीआरपीएफ के हमारे 24 जवान शहीद हुए हैं और ये हमला लगभग 300 नक्सलियों ने मिलकर किया। इन्होंने गांव वालों से लोकेशन का पता किया और उसके बाद हमला कर दिया। ये दोरनपाल से 38 किलोमीटर दूर जगह है जहां हमला हुआ है। हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपना दिल्ली दौरा बीच में रोक दिया है। रायपुर लौट आए हैं, इमरजेंसी बैठक बुलाई है, घायलों को हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। साल का अब से सबसे बड़ा ये हमला है। सीधे हम आपको इस वक्त लिए चलते हैं रायपुर, हमारे संवाददाता सुनील नामदेव के पास। सुनील, क्या स्थिति है? कितने जवान हमारे घायल हैं? किस तरह की इमरजेंसी बैठक हुई है? नक्सलियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सुनील। शहीद अभी मुख्यमंत्री रमन सिंह कुछ पलों बाद रायपुर में उनका प्लेन उतरने वाला है। वो अपनी इमरजेंसी मीटिंग छोड़कर जो वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने गए थे, आधी अधूरी बैठक छोड़कर वो तुरंत रायपुर के लिए लौट आए हैं। अभी रायपुर के अस्पताल में 3 घायलों को जो है एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि 48 घंटे लगेंगे। उनके स्वास्थ्य पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। जो सुकमा से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी 24 जवानों के जो शहादत दी है जवानों को, उनको रायपुर लाया जाएगा और उनको भावभीनी विदाई रायपुर से दी जाएगी। सुनील, ये भी बताइए सुनील, ये क्या हथियार लूट लिए हैं, ऐसी भी खबर आ रही है? जी बिल्कुल, जो हमारी नूर मोहम्मद रायपुर में जो एक घायल जवान है उससे हमारी बात हुई। रूबरू होने पर उसने बताया कि ये जो ग्रामीण थे दोरनापाल के, वो पूरा घेराबंदी करके पहले उन्होंने उनकी टोहली की और गाय चराने के लिए आए थे ये ग्रामीण, और उन्होंने सुनील एक मिनट आप बने रहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण रिजिजू भी कल जा रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं इस इतनी बड़ी घटना के बाद? देखिए, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कदम यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर कल मुंबई से सीधे वहां पर पहुंचेंगे और डीजी सीआरपीएफ भी पहुंच रहे हैं। जानकारी ये भी है कि जैसा सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थे, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास नहीं थी। हालांकि 24 जवान शहीद हुए हैं और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 7 जवान गायब हैं। यानी जो 7 जवान गायब हैं उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक सीआरपीएफ के जो वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं उनके पास जानकारी नहीं मिली है। और ये भी पता चला है कि जो कोबरा कमांडो हैं वो आगे के ऑपरेशन को अब संभाल रहे हैं। इन कमांडोज के जरिए आगे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसकी स्पष्ट है कि इस साल बड़े स्तर पर ये नक्सलियों ने हमला किया, जिनकी संख्या करीब 300 के आसपास बताई जा रही थी और हथियारों को भी इन नक्सलियों ने। जितेंद्र, रुकना पड़ेगा आपको। बहुत धन्यवाद जितेंद्र। और हमारे साथ सुनील नामदेव रायपुर से भी थे। सुनील और जितेंद्र दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जवानों को जिस तरह से अस्पताल पहुंचाया गया है। साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के हमारे 24 जवान शहीद हुए हैं। काला पाथर इलाके में सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा पर तैनात सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। इसके बाद कई घंटों तक मुठभेड़ चली और हमारे 24 जवान शहीद हो गए, जबकि हमारे 6 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। हमले के मद्देनजर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जो सुनील नामदेव अब से कुछ देर पहले बता रहे थे, और वो बैठक बस अब से कुछ ही देर में होगी। घायल जवानों को रायपुर और जगदलपुर के अस्पतालों में हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए भेज दिया गया है। मौके पर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन रवाना कर दी गई है, जिसकी जानकारी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता दे रहे थे। इससे पहले 11 मार्च को सुकमा के ही कोत्ता चेरू में नक्सली हमले में 11 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और आज काला पाथर का हमला 2017 में नक्सलियों की सबसे बड़ी वारदात है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। सुकमा में काला पाथर इलाके में नक्सलियों ने एक बार फिर खून की होली खेली। यह खूनी खेल साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला साबित हुआ। सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवानों पर 150 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया।
अचानक हुए इस हमले के बाद सीआरपीएफ जवानों ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन बड़ी तादाद में आए हथियारबंद नक्सलियों ने तीन तरफ से घेरकर जवानों पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। घंटों चली मुठभेड़ में सीआरपीएफ को भारी नुकसान हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी नक्सली बड़ी संख्या में आए थे और उनके निशाने पर सरकारी विकास की योजनाएं ही थी। सुकमा जिले के काला पाथर इलाके में 74वीं सीआरपीएफ बटालियन पर हमला। नक्सली हमले में 24 जवान शहीद, 6 जख्मी। सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा में तैनात थे सीआरपीएफ जवान। घायल जवानों को रायपुर जगदलपुर अस्पताल लाया गया। मौके पर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन रवाना। 11 मार्च को सुकमा में ही हमले में 11 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। तभी पूरा विवरण अपन बता पाएगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो घायलों को तो इवैक्यूएट कर दिया, लेकिन बॉडीज को भी वापस रेस्ट हम तक लेने के लिए जो अभी अभियान चल रहा है। घटना की समीक्षा करने के बाद फिर फील्ड विजिट करने के बाद ही हम पूरा विवरण बता पाएंगे। हमले के मद्देनजर सीएम रमन सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। डीजी सीआरपीएफ भी घायल जवानों से मुलाकात करने पहुंचने वाले हैं। सुकमा से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इस हमले पर क्या कहते हैं, सुनिए। इसलिए ये बहुत एक दुखद घटना हुआ है, तो उसको रिएक्शन तभी देंगे जब पूरा जानकारी प्राप्त होगा। तो सुकमा में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ है। 24 हमारे जवान शहीद हुए हैं, 6 की स्थिति गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली से नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन वापस लौट चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद एक इमरजेंसी बैठक उन्होंने बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरह से यह हमला हुआ। यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ की जो पार्टी थी उस पर यह हमला किया गया है, ग्रुप पर हमला किया गया है। 24 जवानों को हमारे शहीद कर दिया गया है। ये इस साल का अब तक का नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला है। घात लगाकर हमला किया गया। 300 के लगभग नक्सली थे और ऐसा कहा गया कि 150 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला किया, लेकिन इनकी कुल तादाद 300 से ज्यादा थी। और गांव वालों से इन्होंने सूचना एकत्रित की। पहले ये पता किया कि कहां पर हैं। 50-50 के 3 ग्रुप बनाकर इन नक्सलियों ने हमला किया है सीआरपीएफ के जवानों पर। दोपहर 12:45 बजे नक्सलियों ने यह हमला सीआरपीएफ की टीम पर किया है। रुख अगली खबर का, एक तरफ गौरक्षक हैं तो दूसरी तरफ पत्थरबाज। श्रीनगर में आज करीब हफ्ते भर बाद स्कूल खुले तो पत्थर और विरोध प्रदर्शन की फिर से वही पुरानी तस्वीर दिखाई दी। जम्मू कश्मीर में पथराव की ताजा तस्वीरों ने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक के हुक्मरानों की पेशानी पर बल ला दिए हैं। प्रदर्शनों का ताजा दौर शुरू हुआ तो स्कूली लड़कियों के झुंड भी सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर भागती पुलिस की गाड़ियां प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गई। आज ही श्रीनगर में स्कूलों पर लटके ताले हटे तो वहां से जवानों के खिलाफ पथराव का गेट खुल गया। स्कूली ड्रेस में इन लड़कों की पीठ पर किताबों से भरे बैग लदे हैं तो हाथों में साजिश के पत्थर भी हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पत्थर थामे कई और चेहरे वहां प्रकट हो जाएंगे। जिस स्कूल के गेट से पथराव गैंग ने मोर्चा संभाला वो श्रीनगर के लाल चौक के पास है। ये वही इलाका है जहां सुरक्षा बलों की चौकसी और तैनाती हमेशा पत्थरों के साए में खतरे से भरपूर है। सुबह स्कूल खुलते ही लड़कों ने क्लास का रुख करने के बजाय गेट पर मोर्चा संभाल लिया। दरअसल पत्थर गैंग का पूरा मसला जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार की सेहत पर चोट कर रहा है। बीजेपी मुंहतोड़ जवाब देने की नीति पर अड़ी है, लेकिन पीडीपी पत्थरबाजों को रास्ते से भटका ठहराकर वकालत के साथ खड़ी है। कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है और एहतिजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कश्मीर में एक एहतिजाज का एक ये भी तरीका है, सही है या गलत है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मसला कश्मीर जहाँ तक है उस तनाजुर से जितनी जल्दी इसे हल किया जाए, जितनी जल्दी इनके साथ एंगेजमेंट हो वो बेहतर होगा। देखिए पहले हालात को हम ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए 2-3 महीने में हालात इतने हम ठीक कर लेंगे कि उसके बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। जहां से पत्थर दूसरी तरफ से गोली, तो ऐसे में बातचीत का होना मुमकिन नहीं है।
पहले मैंने आपको बता दिया कि हालात को हम ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस पत्थरबाजों के सिंडिकेट का खुलासा कर चुकी है। पथराव की साजिश करने वालों ने बाकायदा व्हाट्सएप के एक नहीं, एक दर्जन नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 300 ग्रुप बना रखे हैं। ये ग्रुप उन लड़कों को और भड़का रहे थे जो हाथों में पत्थर थामे हैं। पुलिस ने इंटरनेट के तार काटे तो ऐसे ग्रुप ठंडे पड़ गए। यहां तक कि पथराव की घटनाओं में भी कमी आई, लेकिन स्कूल कॉलेजों में पत्थर थामने की वारदातें अभी जारी हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गौरक्षा के नाम पर एक बार फिर से गुंडागर्दी का खुला खेल हुआ है। जम्मू में एक खाना बदोश परिवार के साथ यह हरकत की गई। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि केंद्र सरकार की योजना अगर साकार ले सकी तो जल्द ही आम नागरिक की तरह जानवरों की भी आधार कार्ड बनेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुष्टि की है और इसके पीछे उद्देश्य गौ तस्करी को रोकना है। मोदी राज में गायों के दिन अब फिरने वाले हैं। बेशक गाय एक जानवर है, लेकिन अब उनके साथ इस देश के सम्मानित नागरिकों की तरह सलूक किए जाने की तैयारी है। आपकी और हमारी तरह अब गायों का भी अपना आधार कार्ड होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जिनसे आप गायों के अच्छे दिन का अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की एक हाई पावर कमेटी की सिफारिशों का ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिले में आश्रय गृह हों जहां 500 जानवरों को रखने का इंतजाम हो, ऐसे आश्रय गृहों से बेसहारा जानवरों की तस्करी रोकी जाए, दूध देना बंद कर चुकी गाय भैंसों का खास ख्याल रखा जाए क्योंकि इनकी तस्करी ज्यादा होती है। ऐसी योजनाएं चलें जिनसे किसान दूध देना बंद कर चुकी गाय भैंसों को बेचने से परहेज करे। जिस कमेटी की सिफारिशों का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की है। अब इस कमेटी की सबसे खास सिफारिश सुनिए। कमेटी की राय है कि आम जनता की तरह गाय और बछड़ों के भी आधार कार्ड हों, यानी कि उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाए ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। गायों को जारी होने वाले आधार कार्ड में पूरी डिटेल हो, जैसे गाय या बछड़े की उम्र, उसकी प्रजाति, दुधारू है या नहीं, ऊंचाई, शरीर की बनावट, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का प्रकार, शरीर पर कोई खास चिन्ह। दरअसल केंद्र सरकार की यह सारी कवायद बांग्लादेश सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिए है, लेकिन इससे उन गायों की सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी जो बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी है। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम को देखकर केजरीवाल भड़क गए हैं। असली नतीजे आने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि तैयार रहें आंदोलन के लिए। चीजें हाथ लगी रहेगी, वो देखेंगे और एनालाइज करेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आएंगे और अगर ये ईवीएम की टैंपरिंग इस देश के अंदर होती रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये था, बात केवल ये नहीं है कि हम परसों जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, जो पंजाब में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, पुणे में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है, भिंड में भी हुई है, धौलपुर में भी हुई है, अब अगर हम इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त करते रहे तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे।